हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और जश्न मना रहे होंगे। हम सब आपके प्यार और आपकी दुआ से हम सब भी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड की बात है जो कल रात हुआ है। हम चांद पे पहुंच गए। बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, हम लोग फाइनली चांद पे पहुंच गए। हमारी तरफ से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी सब्सक्राइबर, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये चंद्रयान का सीन क्या है ना, इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे, या जो सिंपल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा भी ये इतने प्राउड की बात क्यों है हमारे लिए, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए इतनी प्राउड की बात क्यों है। तो थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे अपनी लैंग्वेज में, कोई सलाह ज़्यादा साइंटिफिक में नहीं जाएंगे, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई करूंगा भी इतनी बड़ी बात क्यों है, इतना बड़ा इसको क्यों मना रहा है सारी दुनिया में। हमारा जो एक कद है, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो इतनी क्यों बढ़ गई है, क्या रीज़न है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ भी एक्चुअली होता क्या है। देखो, दो तीन तरह के मिशन होते हैं। एक तो सबसे पहले मिशन होता है फ्लाई बाय कहते हैं जिसको, फ्लाई बाय मतलब जिन्होंने बाईपास, ऐसी फ्लाई बाय मतलब चांद के पास से होके निकल जाना है और उसको मतलब वहाँ से उसकी फ़ोटो लेनी है, दूर से निकलना है। फ्लाई बाय मिशन सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो इसमें रशिया और अमेरिका लड़ रहे थे, कभी वो आगे कभी वो, हर बार रशिया जीतता था उसमें। रशिया ने आई थिंक ये 59 से स्टार्ट हो रखा है, 1959 से। तो सबसे पहले फ्लाई बाय मिशन होते थे, है ना, भी चांद के पास से निकल जाओ, फोटोएं खींच लो और देखो क्या क्या सीन है वहाँ पे, है ना, क्या क्या दिखता है आपको। उसके बाद स्टार्ट हो गया ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या हो गया, मतलब पहले क्या था, पास से निकल जाते थे, फिर क्या हो गया, पास से निकलना नहीं है, उसके चांद के जो ऑर्बिट है ना उसके आसपास घूमते रहो, उसको बोलते थे ऑर्बिटर मिशन। फिर वो स्टार्ट हो गए, उसमें भी रशिया और अमेरिका की फाइट चलती रही, कभी उसने भेज दिया कभी फिर उसने भेज दिया, उसका फेल, ये वो सब चलता रहा। उसके बाद फिर साइंस ने थोड़ी सी और डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी आई, तो फिर आ गया इम्पैक्ट वाला। इम्पैक्ट वाला क्या सीन था भी, घूमते रहो, तो जो भी आपका स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है उसमें से कोई चीज़ डिटैच हो गई, अलग होके गिर जाएगी चांद के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे भी जो चीज़ गिर ही गई उसका क्या ही बेनिफिट होगा। तो इन्होंने क्या किया, उसमें एक सेंसर लगा दिया, जो भी चीज़ अलग होके गिरेगी उस पर एक सेंसर लगा दिया। वो क्या करेगा, अब मान लो जो चीज़ बिल्कुल जाके स्ट्राइक करेगी, गिरेगी, उस पर गिरने से जब तक वो मतलब ख़त्म नहीं होती, गिरने से कुछ टाइम पहले तक वो कुछ ना कुछ तो रीडिंग करती रहेगी ना भी वहाँ टच हो गई, बिल्कुल पास से उसकी कैसी फ़ोटो आ रही है, क्या सेंस हो रहा है, तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वो डाटा कलेक्ट करके भेज देती थी। टच करने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले, कोलाइड करने से पहले, इम्पैक्ट करने से पहले, कुछ सेकंड पहले जो भी उसका डाटा था वो मिलने लग गया, तो उसको बोलते थे इम्पैक्ट। वो तो ऑर्बिटर में तो घूम ही रहा है, और इम्पैक्ट वाला भी मतलब साथ में कुछ अलग से फेंक दो उस पर, मतलब इम्पैक्ट अकेला नहीं होता, ऑर्बिटर के साथ होता। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब इन्होंने बोला भी यार हम लोग उसको फेंक रहे हैं, अब क्यों ना हम लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग करवा दें। आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी। सॉफ्ट लैंडिंग क्या थी भी, भाई जो चीज़ हम डिटेक्ट करके अलग करके चांद पे भेज रहे हैं, क्यों ना हम उसको आराम से चांद पे उतार ही दें, ताकि वो थोड़ा टाइम रह के वहाँ से हमें प्रॉपर चल फिर के बता दे भी क्या सीन है। वहीं से बात आई थी ह्यूमन मिशन की। तो ह्यूमन मिशन क्या था भी यार, तब तक उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप हुई नहीं थी भी कोई चीज़ अलग से इतनी अच्छी बना दें जो वहाँ पे चल के इतना वो करे। तो उन्होंने ह्यूमन भेजना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ह्यूमन मिशन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए वो 1959 या 1960 के आसपास नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह वहाँ जा चुके थे। तो अभी तक तो आई थिंक 12 लोग जा चुके हैं चांद पे। पर सॉफ्ट लैंडिंग का सीन अलग है। सॉफ्ट लैंडिंग ज़्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि उसमें हम इतने इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं जो हमें बहुत सारा डाटा दे सकते हैं, समझ रहे हो। ह्यूमन की एक तो लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क रहता है ना, कोई भी कंडीशन ऐसी चेंज होगी जिसका हमें पता ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ही है। ये सब तो चल ही रहा था। अब इस रेस में आ गया इंडिया। ये देन है हमारे होमी बाबा साहब की, अब्दुल कलाम साहब की, उनके विजन की ये देन है। तो जब इंडिया इस मिशन में आ गया, सबके स्पेस मिशन के अपने अपने नाम है। जैसे रशिया वाले यूज करते हैं लूना 1 2 3 4, तो वो ऐसे यूज करते हैं। इंडिया वाले यूज करते हैं चंद्रयान। चंद्रयान का मतलब होता है चंद्रयान, मतलब मून का वहीकल, मतलब मून पे जाने वाला एक वहीकल, है ना। तो इंडिया ने अभी तक 3 कर दिए, चंद्रयान 1 2 3। अब जो 1 था वो तो हमने स्टार्टिंग से ही रखा था भी भाई वो हमारा एक इम्पैक्ट वाला है, मतलब हमने उसमें टारगेट ही हमारा इम्पैक्ट था। अब उसका मैं बेनिफिट बताता हूँ भी, हमने वो उसका बेनिफिट क्या होता है इम्पैक्ट वाले का। देखो, जब कोई चीज वो उस पर गिरती है, हमारे उस वाले चंद्रयान 1 में हमने चंद्रयान भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को, हमारा इम्पैक्ट मिशन था चंद्रयान 1 के रूप में। अब उसमें क्या चीज थी, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था नासा का, बाकी सारा कुछ अपना था। अब उसमें इम्पैक्ट गिरने से पहले बहुत सारी उसमें जो उसने रीडिंगें ली थी वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल थी ही थी।
पर साथ में जब वो कलाइड हुआ वहाँ पे, इम्पैक्ट गिरा वहाँ पे, तो बहुत सारी मिट्टी निकली, बहुत सारी मिट्टी उड़ी। तो जो नासा वाला वो था जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा रहा, उसने उस मिट्टी को डिटेक्ट किया, क्योंकि मिट्टी उड़ के ऊपर आई, उसको डिटेक्ट किया। तो उस वहाँ से पता चला, और जो हमने हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था जो कोलाइड होने से पहले उसने बताया, वहीं से हमें कन्फर्म हुआ भी भाई चंद्रमा पे पानी है। चंद्रयान 1 फेल नहीं था, मैं आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ, चंद्रयान 1 फेल नहीं था, वो सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि वो था ही एक इम्पैक्ट मिशन। जो उसका मिशन था भी इम्पैक्ट करना, वो उसने कर दिया। इम्पैक्ट करके जो जो उसको रीडिंग देनी थी, जो उसको मेन पता करना था भी भाई पानी है या नहीं है, उसने वो कंफर्म कर दिया भी पानी है। उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं डाटा का या उसी हम चीज़ों का यूज़ करके हमने चंद्रयान 2 पे किया। पर चंद्रयान 2 हमने जो लॉन्च किया वो किया हमने 22 जुलाई 2019, लगभग 10-11 साल बाद हमने 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। अब चंद्रयान 1 से ये क्या डिफरेंट था? चंद्रयान 1 था हमारा इम्पैक्ट वाला, जो हमें सिर्फ हमारे इम्पैक्ट करवाना था। चंद्रयान 2 में हमने प्लान किया भी हम लोग इसको लैंड करवाएंगे, मतलब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे भी, वहाँ पे इसका कुछ पोर्शन उतर जाएगा और उतर के वहाँ पे हमें सारी डिटेल देगा। कुछ रीज़न की वजह से, कोई टेक्निकल ग्लिच या सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए, हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। थोड़ी सी दूर आई थिंक कुछ मीटर दूर ही हमारा वो क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, पर उन चीज़ों से हमने बहुत कुछ सीखा। जो हमारा ऑर्बिटर था, जो हमारे ऑर्बिटर में घूम रहा था, अभी भी वो घूम रहा है, उसकी हमने अभी भी हेल्प ली है, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर ही यूज़ कर रहे हैं। फिर दिन आया 14 जुलाई 2023 का, जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 हमारा एक सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था, जिसको हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी ऐड करके, काफ़ी चीज़ें ऐड करके हमने इसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के टारगेट से, मंसूबे से इसको ऊपर भेज दिया 22 जुलाई 2023 को। ये 23 अगस्त के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। अच्छा, इसका बार बार आपने सुना होगा, इसरो का चीफ जो हमारे हैं वो बोल रहे थे भी हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसकी लैंडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? अभी जो हमारा चंद्रयान 3 है, इसकी जो एज है वो सिर्फ 14 दिन है। 14 दिन मतलब एक लूनर डे। एक लूनर डे होता है हमारा 14 दिन के बराबर, धरती के 14 दिन के बराबर। उसका रीज़न क्या है? वो शेड्यूल करने के लिए क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसरो ने प्लान ही इस तरह से किया था भी जब वहाँ पे चंद्रमा पे सूरज निकलने वाला होगा तभी हम लैंड करवाएंगे, ताकि जब तक दिन रहेगा ये काम करता रहेगा। जैसी ही रात होती है, चंद्रमा पे टेम्परेचर -230 के आसपास चला जाता है, और इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो हमारा टारगेट था भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिन का मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले ले। अगर हमारा डिले हो जाता तो 14 दिन का ये दिन होता और 14 दिन की रात होती, तो उसके बाद हम इसको प्लान करते सॉफ्ट लैंडिंग का। ये था इसका मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कई लोगों को लगता है यार चांद पे इतना भेज दिया, इसका क्या बेनिफिट है? भाई इसका बहुत बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है भी, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पे भेज दिया और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली हो गई है, तो इससे हमें रॉक का पता चलेगा। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं जो छोटे छोटे रॉक को मेल्ट करेंगे और उसमें से जो गैस एमिट होगी उसको भी डिटेक्ट करके उसकी पता करेंगे उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी गैस है, क्या हिसाब किताब है। पानी का तो पता करना ही करना है, मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसकी सरफेस कैसी कैसी है, अर्थक्वेक का क्या सीन है, उस अर्थक्वेक कितने आते हैं या नहीं आते, कितने मैग्नीट्यूड तक के आते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एनवायरनमेंट का क्या सीन है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, और जल्दी ही हमें बहुत सारी अच्छी इसकी फोटो में मिलने वाली हैं। यहाँ तक कि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस का भी पता चल जाएगा, भाई चांद का जहाँ पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है वो धरती से कितना दूर है। अच्छा, ये सब तो हो गया। इससे ज़्यादा भी हमारे लिए प्राउड की बात क्या है, एक तो हम 4th कंट्री हैं भी जिन्होंने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। हमसे पहले रशिया ने, अमेरिका ने और चाइना ने करवा रखी है सॉफ्ट लैंडिंग, बट हम फर्स्ट कंट्री हैं जिन्होंने साउथ पोल में जाके सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। साउथ पोल मतलब, क्योंकि ये प्राउड की बात क्यों है, क्योंकि साउथ पोल अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, और एक्सप्लोर नहीं हुआ मतलब हमें वहाँ की कंडीशन नहीं पता थी, और उसको डिटेक्ट करना भी भाई वहाँ पे लैंडिंग के चांसेस कितने हैं, क्या हिसाब था, फिर भी हमने सक्सेसफुली लैंडिंग करवा दी। मतलब वी फील सो मच प्राउड अबाउट दैट। इस प्राउड की बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक बंदा आया, वो फॉरनर है, यहाँ मतलब लोकलाइट्स है। वो ऐसी जब हमारा काम हो गया तो मेरे से पूछ रहा है, अभी आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं कहा यस। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच। बोला योर कंट्री डन अ ग्रेट जॉब। मैंने कहा यार यस। बोला, फिर वो खुद ही बताने लगा। मतलब यार जिन लोगों को पता है ना ये क्या चीज़ है, उनको पता है भी इंडिया ने क्या कर दिखाया, लोग देखते रह गए। भाई आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ भी, रशिया और अमेरिका अपने पहले 15 अटेम्प्ट में फेल हुए हैं, और इंडिया का ये सिर्फ दूसरा अटेम्प्ट था
चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग हमने प्लान किया था और 3 में हमने कर लिया। सोचो, मतलब वो 15 अटेम्प्ट फेल हो गए, यहाँ पे पहुंचे। हम सिर्फ एक अटेम्प्ट में चुके हैं और सेकंड अटेम्प्ट में हमने उस जगह पे लैंडिंग करवा दी जहाँ पे पहले किसी ने नहीं करवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब आप सोच के चलो इसका बजट कितना है। इसका बजट है सिर्फ 650 करोड़। मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में एक मूवी बनी थी ग्रेविटी, स्पेस के ऊपर ही थी, 2013 के आसपास। उससे भी कहीं कम बजट है इसका, सपोज करो। मतलब हालांकि मूवी में तो अब इंडिया में भी महंगी मूवी बनने लगी। हमारा चंद्रयान 3 का जो बजट है, जो अमेरिका के नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट के बजट होते हैं, उनसे कम से कम 10 गुना सस्ता है। मतलब सोच रहे हो, इतना कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया और उसके बाद इतना सक्सेसफुल बना दिया। बहुत प्राउड फील होता है यार, जब आपकी कंट्री का नाम साइंस या स्पेस में या स्पेशली मून मिशन में सबसे आगे आ जाता है। आज की वीडियो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, आज की वीडियो सिर्फ एक खुशी में बना दी है, क्योंकि एक अंदर से आता है कि आप लोगों के साथ ही अपनी खुशी शेयर करनी थी। कि वीडियो के जरिए अपने इसरो को, हम अपने साइंटिस्ट को, जिन्होंने पता नहीं कब से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात, एक या रात को सोते नहीं है, उनको पूरे इंडिया की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों की वजह से हम लोग अपना सर उठा के चलते हैं, प्राउड से चलते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे और भी प्लान्स हैं। लाइक इंडिया भी ह्यूमन मिशन का प्लान कर रहा है, तो देखो, तो उम्मीद है सारे मिशन सक्सेसफुल होंगे। बाकी इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाकी आप लोग खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास खुशियां बांटो। तब तक के लिए रब रखा।